हेलोविट तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अपना जो अर्ली वैदिक पीरियड था, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरी जितनी भी अच्छे से ये हो सकता है 2025 के लिए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया और ये वाला जो लेक्चर है ये पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 मैं कुछ दिनों बाद चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना अर्ली वैदिक पीरियड। तो फिर ज्योग्राफी समझते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी समझने से पहले हम लोग बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की, कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, कि मतलब कौन से पीरियड को हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडिंग, उनका टाइम है 1500 ईस्वी। तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे हम। 1500 ईस्वी से लेकर हम लोग बात करेंगे कब, 1000 ईस्वी तक। कितने, 1000 ईस्वी तक, सॉरी ईस्वी बोल रहा हूँ, बीसी तक। तो ये जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, तो ये इसे हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड मानते हैं। और 1000 से लेकर 600 बीसी तक हम लोग क्या मानते हैं, ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड और ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। तो उम्मीद है कि आपको टाइमलाइन समझ में आ गई होगी कि किस टाइमलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये मैंने टाइमलाइन तो हटा दी, इसको थोड़ा देर लग रहा है, इसको पहले हटा दूँ मैं, जल्दी साफ कर दूँ। हाँ, तो फिर हम लोग बात करें अब अर्ली वैदिक के टाइम पीरियड्स के बारे में समझ लिए, अब हम लोग बात करेंगे उसकी ज्योग्राफी के बारे में कि कौन से रीजन में एक्चुअली ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो एग्जिस्ट करता था। तो जैसे कि हम लोग बात करें आर्यन्स लोकेटेड हो गए कहाँ पे, एरियाज़ में, कहाँ के, जो ऐसे एरियाज़ में जो कि इंडस नदी के ट्रिब्यूटरीज़ थीं, यानी कि बेसिकली कहा जाए तो इंडस नदी के आस-पास ही बसे थे ये। और कौन-सी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ थी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और उन एरिया को सप्त सिंधु कहा गया, सप्त सिंधु रीजन कहा गया, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो एक्चुअली 7 रिवर्स कौन-कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और बाकी रही सरस्वती। तो ये 7 नदियाँ थीं जिसके आस-पास के रीजन में ये लोग बसे हुए थे। तो उसके बारे में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो बाकी आप लोग नॉर्मली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो चलते हैं, और रीज़न कौन-कौन सा था हमारा। तो अगर रीज़न की बात की जाए, अगर मैप में अगर आपको देखना है, तो ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है, तो यही वो रीज़न है जहाँ पे वो लोग बसे हुए थे। हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि वहाँ पे रूल वगैरह कैसा क्या होता था। तो अगर हम लोग बात करें, देयर वाज़ इंस्टेंसेस ऑफ मोनार्की बट द ऑफिस ऑफ द चीफ वाज़ नॉट हेरेडिटरी, यानी कि यहाँ पे हमें मोनार्की के सबूत तो दिखते हैं, पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पे चीफ का बेटा चीफ बनता था। हेरेडिटरी मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो एक्चुअली वहाँ पे होता क्या था, वहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते थे, ट्राइबल असेंबलीज़ होती थी, वहाँ पे चुनाव वगैरह होते, तो उसके हिसाब से उन्हें चीफ का पोस्ट मिलती थी। तो अब जो चीफ था उसे कहा क्या जाता था, गोपति या गोपा कहा जाता था। और वहाँ पे समिति जो थी वो चुनती थी उनको, लीडर्स को अपने। और राजन यानी कि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कि वो प्रोटेक्ट करे जना, यानी कि राज्य को, और द कैटल फ्रॉम द एनिमीज, यानी कि दुश्मन को, अपने दुश्मनों से अपने जानवरों को, अपनी प्रजा को बचा के रखे। और जो ऑफरिंग्स है भगवान की भी, जन मतलब अपने राज्य की ओर से भगवान को अपनी प्रेयर्स ऑफरिंग करें। बस यही ज़िम्मेदारी थी राजा की। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देख लिया। और जना का और क्या-क्या काम था? द जना ऑफ्टन फॉट विद द पनीस हू यूज्ड टू हाइड द कैटल्स ऑफ जना इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो राजा का काम था वो क्या था? वो पानियों से लड़ने का काम था इनका। और क्योंकि वो जो लोगों की मवेशियाँ होती थी, यानी कि जानवर होते थे, तो वो क्या करते थे, वो जंगलों में छुपा देते थे। और कभी-कभी क्या होता था कि इंद्र भगवान की पूजा की भी करते थे, तो जो वैदिक गॉड थे, क्योंकि अगर उनकी मतलब अपनी जो कॉटन्स वगैरह, काउज़ वगैरह थी, उनको वापस लेने के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते थे। अगर ऐसा नहीं होता था, तो वो लोग युद्ध लड़ते थे, और जो युद्ध लड़ते थे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता था? गाविष्टी, गविष्टि कहा जाता था उसे, और हिंदी में गविष्टि कहा जाता था उसे। और द प्लेस वेयर द कैटल्स वर केप्ट कॉल्ड गॉन, तो जहाँ पे जो गाय वगैरह होती थी, कैटल्स वगैरह होती थी, उन्हें रखा जाता था, उसे गौण कहा जाता था। और अगर जो कभी-कभी उनकी जो गाय वगैरह खो वगैरह रह जाती थी, तो उसे ढूँढने की प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते थे? गेवस्टी कहते थे। यानी कि ये 2 नाम गेवस्टी, भगवान से मतलब कि अपनी गाय को ढूँढने की प्रोसेस को हम लोग गेवस्टी कहते थे। और जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो कैसी थी? पैट्रियार्कल सिस्टम था यहाँ पे, यानी कि पैट्रिनियल सिस्टम था, यानी कि मेल्स की ज़्यादा चलती थी, फीमेल्स की इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। और जो हेड होता था एक फैमिली का, उसे कुला कहते थे या कुलपति कहा जाता था।
तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी उसके उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और क्या-क्या था और जब हम लोग बात करें कि कुछ वहाँ पे पोस्ट वगैरह थी, उन पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि और उनके फंक्शन क्या-क्या थे, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे उस समय पर पुरोहित वगैरह था, पुरोहित कौन होते थे? पंडित जी और जिनका काम क्या होता था रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करना, जैसे यज्ञ वगैरह करना, यज्ञ वगैरह करना और उनके उसके बिहाफ़ पर उन्हें क्या मिलता था? अपनी रिचुअल सर्विसेज़ देते थे और उसके बाद उन्हें क्या मिलता था? दक्षिणा या दान मिलती थी। और सेनानी यानी कि हम लोग बात करें सेना का नेता, सेनापति बोल सकते हैं उसे, सेनानी बोलते थे और ब्रजपति एक तरीके से समझ लीजिए और एक तरीके से एक टेरिटरी को कंट्रोल करने वाला अफ़सर जैसे कि आईएएस ऑफ़िसर या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम वगैरह आप लोग समझ सकते हैं ब्रजपति। और ग्रामीणी किसे बोलते थे? जो लीडर होता था गाँव का एक फाइटिंग यूनिट की तरह मतलब एक गाँव का मुखिया तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और कुछ नहीं है इसमें और हम लोग बात करेंगे अब हाँ, इस स्लाइड को समझने से पहले मैं आपको डिवीज़न वगैरह बता दूँ। तो जैसे कि कैसे-कैसे जो मतलब स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह कैसे डिवीज़न था सोसाइटी का उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे मैं पहले हथियार निकाल लूँ अपने। नॉर्मली हमारे यहाँ पे अभी चलता क्या है कि हमारे यहाँ पे स्टेट्स होती हैं, फिर स्टेट के बिहाफ़ पर हम लोग बात करें कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह होती हैं, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील लगती हैं, तहसील के बाद गाँव लगते हैं और गाँव के बाद घर वगैरह आ जाते हैं। तो ऐसे आजकल समय पे हमारा सोसाइटी डिवीज़न चलता है, तो उस समय पे कैसे चलता है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले होते थे यानी कि स्टेट यानी कि राज्य, बहुत बड़ा राज्य और फिर होते थे विशु यानी कि डिस्ट्रिक्ट या फिर उसके बाद उसका सब डिवीज़न होता था और उसको बाँटा जाता था गाँवों में और गाँव को बाँटा जाता था कुल में और कुल को बाँटा जाता था घर में। तो ये उनके कुछ डिवीज़न थे और ये मतलब उनकी टेरिटरी थी और उनके हेड्स को क्या कहा जाता था, यानी कि उनके मुखियाओं को क्या बोला जाता था। जैसे कि जन हुआ यानी कि स्टेट हुआ तो उसको राजन कहा जाता था यानी कि राजा और विशु को क्या कहा जाता था विशुपति यानी कि डिस्ट्रिक्ट के राजा को क्या कहा जाता था विशुपति कहा जाता था। गाँव के अभी हाल हमने बात करी थी गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था ग्रामनी कहा जाता था और फैमिली के मुखिया को कुलपति कहा जाता था और घर के मालिक को गृहपति कहा जाता था। उम्मीद है कि आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कैसे-कैसे उनके समय पे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फैमिली वगैरह वर्क करती थी। कैसे सोसाइटी का डिवीज़न हुआ था उस समय पर। बस वहाँ पे यहाँ पे इस वाली स्लाइड में और कुछ नहीं है एक्चुअली ख़ास बस यही लिखा है कि जना वाज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू वेसु वही डिस्ट्रिक्ट और व्हिच वाज़ आल्सो डिवाइडेड इंटू मैनी ग्रामा यानी कि गाँव में विभाजित था। कुल हेड ग्राम को द कुला हैड अ गृह एज़ अ यूनिट एज़ कुलपति एज़ अ हेड तो वही लिखा है कि ज वही कुल का पति और कुछ नहीं है। ग्रुप ऑफ कुल मेड अ ग्राम एक कुल क्या बना लेता है जैसे कि आपके चाचा या फिर दादा वगैरह हुए तो दादा के चाचा के लड़के या फिर उनके भाई तो ये पूरा पूरा हमारा कुल कुटुंब हो जाता है। तो कुलों से क्या बनता था गाँव बनता था। जैसे कि 5 कुल रहते हैं यहाँ पे या फिर कुटुंब वगैरह रहते हैं तो फिर उससे गाँव बन जाता था और कुछ नहीं था। ग्रामीण उसका हेड होता था गाँव का। यही बेसिक जानकारी हमने समझ ली। अब हम लोग बात करेंगे उसकी इकोनॉमी के बारे में यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती थी। तो उस समय पे जो लोग क्या करते थे मेनली प्राइमरी फंक्शन क्या था उस समय पे सोसाइटी का पेस्टुरल यानी कि चरवाहगिरी यानी कि जानवर चराना, उनको पालना, उनको वही उनकी इकोनॉमी का मेन पार्ट था और एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी पार्ट था। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो लोग एग्रीकल्चर पैसों वगैरह के लिए करते थे। उनकी वो लोग क्या खेती-किसानी वगैरह एक्चुअली अपनी फ़ीड्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते थे और उस काल को देहाती कहा जाता था। देहाती आजकल हम लोग गाँव के पर्सपेक्टिव में करते हैं, पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं था। देहाती उन्हें कहा जाता है कि जैसे कि जो लोग अपनी गाय वगैरह, भैंस वगैरह चराते हैं, उन्हें कहा जाता है। मैं एक्चुअली किसी को देहाती कह नहीं रहा हूँ, बस ऐसा लिखा है उसमें, इसलिए कह रहा हूँ। और उस समय पर जो मेन वेल्थ थी, वो क्या थी? कैटल वगैरह पशुपालन होता था और एग्रीकल्चर वाज़ कैरिड फॉर ओनली कंज़म्पशन पर्पज़ तो यानी कि खाने मात्र का ही उगाया जाता था। बेचने के पर्पज़ से कम उगाया जाता था वहाँ पे। देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुडन प्लुगशेयर इन द ऋग्वेद तो बेसिकली हम लोग बात करें अली वैदिक में हम लोग बात करें अली वैदिक में केवल और केवल ऋग्वेद था हमारा क्योंकि हमारे हमें पता है कि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में हमारा जो हल वगैरह नहीं होता है, उसके बारे में कहा गया है, लिखा हुआ है और जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं जैसे कि हम लोग आज मिलेट, गेहूँ वगैरह कहते हैं, तो उस समय पर जो अनाज होता था तो उसे यवा कहा जाता था। उम्मीद है कि आपको इतना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इसके बारे में समझ में आई हो इकोनॉमी के बारे में। और वली वाज़ अ वॉलंटरी गिफ्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू राजन यानी कि वली दी जाती थी यानी कि जो एक खेत के मालिक होते थे, तो उन्हें क्या होता था कि उनके जो चीफ हैं यानी कि हम लोग बात करें राजन हैं, उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर देते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई टैक्स वगैरह था।
अपनी इच्छा से जितना देना हो दो, नहीं देना हो फिर नहीं दो। उसके हिसाब से वो ये क्या होता था, बलि एक गिफ्ट होता था राजा की तरफ, राजा के लिए। और वहाँ पे उस समय पर कोई टैक्स वगैरह रखा नहीं जाता था और वहाँ पे कोई ट्रेज़री यानी कि खजाना वगैरह इकट्ठा नहीं किया जाता राजाओं के द्वारा। और उस समय पर कोई भी करेंसी, कॉइन्स के बारे में पता नहीं चलता है, बस एक गोल्ड पीस के बारे में पता चलता है जिसका नाम निशिका है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो उस समय पर हम लोग बात करें इकोनॉमी कैसी थी, उस समय जब कॉइन वगैरह नहीं चलते थे, तो कॉइन से पहले हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता था का। बाशर बार्टर सिस्टम हमारा ये होता है कि एक सामान दो, एक सामान लो। जैसे कि अगर आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूँ है, तो फिर हम लोग पैसे से लेन-देन नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे कि आप वहाँ गेहूँ ले लो, हम आपके चावल ले रहे हैं। तो फिर यही होता है हमारा बार्टर सिस्टम। उस समय पर और जो काऊ होती थी, काऊ एक सबसे अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता था। यानी कि रुपए की जगह पे वो लोग काऊ का इस्तेमाल करते थे। काऊ को देकर आप लोग बहुत सारी अलग-अलग, डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें डिमांड कर सकते थे अगले व्यक्ति से। और कॉपर टूल आर रिपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, आयरन वाज नॉट नोन टू देम। जैसा कि हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें भी देखा था कि लोहे वगैरह की खोज कम नहीं हुई थी वहाँ पे उस समय पर। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कॉपर टूल के हमें अवशेष मिलते हैं कहाँ से, पंजाब और हरियाणा से। पर लोहे के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। और जो मेटल्स था उन्हें ज़्यादातर क्या कहा जाता, अयस्क कहा जाता था एक्चुअली वहाँ पे, जो धातु वगैरह होते थे। और हॉर्सेस भी इम्पोर्टेंट, एक हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तरह या फिर एक इम्पोर्टेंट जीव की तरह उनके लिए काम आते थे। गाँव के मतलब गाँव काऊ तो हमारी हो गई कि मान चलिए मीडियम एक्सचेंज बन गई या फिर खाना वगैरह मिल गया उनसे। और दूसरा कौन था, हॉर्सेस वगैरह भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और हम लोग बात करें और दूसरे काम भी उस समय पर लोग करते थे, जैसे कि हंटिंग हुआ, कारपेंटरी हुआ, ऐसे काम भी करते थे उस समय पर लोग। और वीविंग मतलब बुनाई वगैरह करना और लोहा-पीट का काम करना। तो ये सारे उस समय पे का लोहा-पीट तो नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्योंकि वो मेटल की खोज ही नहीं हुई थी उस समय पर। और उम्मीद है कि बस ये वाला पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा मैं। और हमारा अर्ली वैदिक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 2025 के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।